हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो मेरे चैनल नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एक टावर से होती है। कोई बोलता है, आखिरकार मैं इस टावर के टॉप पर पहुंच गई। उसके बाद सिस्टम नोटिफिकेशन बताता है, आपके लिए गेट खोल दिया गया है। फिर हमें 100th फ्लोर देखते हैं। उसके बाद हमें टावर के बारे में बताया जाता है। जितना ज्यादा अधिक टावर के हायर फ्लोर पर चढ़ा गया, उतने ही डिफिकल्ट फ्लोर बनते गए। ह्यूमंस बहुत कमजोर है, फिर भी उन्होंने टावर का सामना करना जारी रखा और लाखों हंटर्स मारे गए। मेन कैरेक्टर बताती है, हर किसी की तरह मेरे पास मेरे विश्वसनीय गिल्ड मेंबर थे, जिन्होंने मुझे इस सब से बाहर निकलने में मदद की, और बाकी सभी की तरह वो सभी मर गए। केवल एक ही बचा था, मैं, अंतिम सर्वाइवर और यस क्लास हंटर किम योंग। फिर कोई हमारी मेन कैरेक्टर का नाम लेते हुए उसे बुलाता है, योंग। उसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर गुस्से में उससे बोलती है, उस गंदे मुंह से मेरा नाम पुकारने की हिम्मत मत करो, तुम घिनौने लाश को इकट्ठा करने वाले हो। सिस्टम नोटिफिकेशन बताता है, टावर मास्टर प्रकट हुआ है। उसके बाद टावर मास्टर अपनी स्किल फियर को एक्टिवेट करता है और उससे हमारी मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। तो मेन कैरेक्टर शील्ड बनाकर उस अटैक को रोककर सोचती है, अगर वे यहाँ मुझे मार देते हैं तो मैं सचमुच खत्म हो जाऊंगी। और अपनी स्किल फॉल ऑफ द वेव ऑफ डाउन इस्तेमाल करते हुए उस स्नेक पर जोरदार स्लैश मारकर उसके 2 टुकड़े कर देती है। उसके बाद मेन कैरेक्टर जख्मी हो जाती है और सोचती है, मैं इसे फिर से नहीं कर सकती। मरने और वापस लौटने और टावर पर चढ़ने के लिए हमारी मेन कैरेक्टर एक ही लाइन बार बार दोहरा कर सोचती है, सिर्फ मरना, वापस लौटना और फिर से टावर पर चढ़ना। जीना और मरना, मरना और फिर जीना, जीना और फिर मर जाना। मैं उस टावर पर चढ़ने से थक गई हूँ और फिर से शुरुआत से ही शुरू करना पड़ता है। और गुस्से में बोलती है, मैं पहले से ही 58 बार वापस आ चुकी हूँ। मैंने सभी पैटर्न भी याद कर लिए हैं। उसके बाद सभी पैटर्न को याद करती है। पहला, टावर मास्टर की स्किल फियर लेवल 66 स्किल। दूसरा, ऑस्मोडियस का जाल। तीसरा, फिर से टावर मास्टर की 99 की लेवल फियर स्किल। फिर मेरी डबल स्पिरिट ब्लेड स्किल। मैंने इन हमले के पैटर्न को इतनी अच्छी तरह से याद कर लिया है कि मैं उन्हें अपने सपनों में भी देखती हूँ। तो प्लीज मैं अब घर जाना चाहती हूँ। और गुस्से में टावर मास्टर पे एक स्लैश मार देती है। उसके बाद टावर मास्टर भी हैरान हो जाता है। तो टावर मास्टर मेन कैरेक्टर का नाम लेते हुए बड़ा इनोसेंट शक्ल बना लेता है। तो गाइस, टावर मास्टर ने एक इंसान की बॉडी पोजेस की होती है, इसलिए वो ऐसा इनोसेंट शक्ल बनाता है। तो चलो कहानी पर आते हैं। उसके बाद योंग टावर मास्टर के पेट में स्वॉर्ड घुसा देती है और टावर मास्टर से बोलती है, तुम जिस योंग को जानते थे वह अब मौजूद नहीं है। और बोलती है, मुझे अकेला छोड़ दो और मेरी जिंदगी से निकल जाओ। और स्वॉर्ड को बाहर निकाल देती है और बोलती है, क्या यह खत्म हो गया? उसके बाद सिस्टम बताता है, टावर मास्टर रूलर ऑफ द टॉप फ्लोर हार चुका है। और एक सिस्टम मैसेज आता है और बताता है, आपने एपिक क्वेस्ट के लिए शर्त पूरी कर ली है। उसके बाद यंग सोचती है, मैंने यह कर लिया, मैं आखिरकार कर चुकी हूँ। और बोलती है, उस समय मुझे वह कहावत याद रखनी चाहिए कि जब तक यह खत्म नहीं हो जाता तब तक यह खत्म नहीं होता। तो गाइज, मुझे भी इस कहावत का मतलब समझ नहीं आया। तो स्टोरी लाइन पर आते हैं। उसके बाद टावर मास्टर का बचा हुआ हिस्सा बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे एक इंसान ने हराया है, ये नामुमकिन है। और बोलता है, मेरे ग्रेटेस्ट प्लान अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। तो उस पर यंग सोचती है, अरे तुम हार गए हो। और बोलती है, ग्रेट प्लान? तुम मजाक कर रहे हो? अगर यह वर्ल्ड डायमेंशन है तो मैं तुम्हें सम्मान के साथ मरने नहीं दूंगी। तो ये सुनकर टावर मास्टर चुप हो जाता है। उसके बाद यंग बोलती है, सीरियसली कुछ इमेजिनेशन करने की कोशिश करो। उसके बाद क्वीन ऑफ द वेव हीलिंग की तरफ से एक सिस्टम मैसेज आता है कि, और अपनी डिसअपॉइंटमेंट व्यक्त करती है और पूछती है, क्या अब तुम अपनी वर्ल्ड में वापस जाओगी? तो इस पर रूथलेस ब्लड लीडर रोता है। तो यंग द रूथलेस ब्लड लीडर से कहती है, तुम क्यों रो रहे हो? तुम मूर्ख हो। हम एक साथ इतने सारे जीवन जी चुके हैं, क्या तुमने काफी कुछ नहीं देखा? मैं कहती हूँ कि अब समय आ गया है कि हम अलग हो जाए। तो उस पर रूलर ऑफ प्रलोभन डांटते हुए कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो?
तो यांग कहती है मेरा मतलब है अब हम बूढ़े हो गए हैं, मैं घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। और स्माइल करते हुए बोलती है मेरा पपी घर पर मेरा इंतजार कर रहा है, मेरा माल्टीज साइबरस चिंता से बीमार होगा। उस पर क्वीन ऑफ द वेव हीलिंग बताती है कि जब आप वापस जाते हैं तो समय आपके जाने के समय से ही चलता रहेगा, इसलिए तुम्हारे पपी को पता ही नहीं चलेगा कि कितना समय बीत चुका है। तो यांग बोलती है आप सही कह रहे हो, मैं ही इंतजार कर रही थी, मुझे अपने पपी की बहुत याद आती है। उसके बाद टावर मास्टर कहता है मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा इंसान। तो यांग कहती है तुम्हें नहीं पता कि कब छोड़ना है ना? क्रिएटिविटी के कमी के कारण ऑथर से अपना बदला लो, मुझसे नहीं। तो टावर मास्टर कहता है तुमने मेरी सदियों पुरानी इच्छा तोड़ दी है, तो मैं भी तुम्हारे सबसे पावरफुल डिजायर को बर्बाद कर दूंगा। तो ये सुनकर यांग उस पर तलवार से अटैक करती है और टावर मास्टर को लात मारते हुए कहती है अगर तुम मरने वाले हो तो अपने स्टूपिड कर्ज को बचाओ और अभी से ही चिल्लाओ। और गुस्से में टावर मास्टर को लात मारते हुए बोलती है क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितने लोगों को मारा है? एक पुरानी विश, तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि दूसरे लोगों के पास ये नहीं है? मर जाओ तुम बकवास के टुकड़े। फिर अचानक से टावर मास्टर यांग को पकड़ लेता है और यांग से कहता है अगले जन्म में मेरी विश पूरी होगी, वहाँ तुम हमेशा के लिए रहोगी। तो यांग सोचती है अगला जीवन नहीं होने वाला है। तो ये सुनकर रूथलेस ब्लड लीडर टावर मास्टर को तीखी गालियों से कोसता है और क्वीन ऑफ वेव हीलिंग टावर मास्टर को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करती है। उसके बाद रूलर ऑफ प्रलोभन भी टावर मास्टर पे चिल्लाता है कि नष्ट होने के बजाय उसे नरक में जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो यांग टावर मास्टर के बॉडी में तलवार घुसाकर उसे घुमाते हुए बोलती है भूल जाओ, मुझे खुशी है कि मैंने क्वेस्ट पूरी कर ली है, वह मुझे जितना चाहे उतना कोस सकता है, मैं पहले ही जीत चुकी हूँ। फिर क्वीन ऑफ द वेव हीलिंग आपकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करती है। उसके बाद रूलर ऑफ प्रलोभन आपको यह कहकर लुभा रहा है कि वह आपको आपके पपी के बारे में 100 और सपने दिखाएगा। ये सब सुनकर यांग गुस्से में कहती है मुझे लुभाने की कोशिश करना बंद करो। तो रूथलेस ब्लड लीडर कैजुअली सजेस्ट देता है कि वह आपका कुत्ता बन सकता है। तो यांग गुस्से में कहती है कोई चांस नहीं, अपनी उम्र के हिसाब से काम करो बूढ़े आदमी। तो रूथलेस ब्लड लीडर दृढ़ता से तर्क देता है कि वह बूढ़ा नहीं है क्योंकि वह टेक्निकली रूप से बूढ़ा है आदमी है जो एक बच्चे के शरीर में वापस चला गया है। तो इसके ऊपर क्वीन ऑफ द वेव हीलिंग भी हाँ में जवाब देती है। रूलर ऑफ प्रलोभन भी उसके ऊपर हंसता है। तो यांग कहती है तो क्या आप और मैं 500 सालों से अधिक समय से रह रहे हैं? तो रूथलेस ब्लड लीडर यह कहते हुए अपनी पीठ फेर लेता है कि तुम्हें बस अपनी क्वेस्ट रिवार्ड रिसीव करनी चाहिए। तो यांग कहती है ठीक है, मैं चीजों को और अधिक डिले नहीं करना चाहती, मेरे पूरा होने और तुम्हारे इंटरनल रेस्ट का समय। इतना कहकर सिस्टम विंडो को उसका रिवार्ड देने के लिए कहती है। तो सिस्टम नोटिफिकेशन बताता है सिस्टम में एरर के कारण हम अचानक अपडेट कर रहे हैं, हम अपने यूजर को आपके धैर्य के लिए धन्यवाद देते हैं। ये देखकर यांग कहती है क्या मैंने यह नोटिफिकेशन पहले कभी नहीं देखी है? तो यांग परेशान होकर सिस्टम विंडो को बुलाती है लेकिन सिस्टम में बताया जाता है आप स्टेटस विंडो इस समय नहीं खोल सकती है। उसके बाद यांग क्वेस्ट विंडो को चेक करने जाती है लेकिन वह भी सिस्टम बताता है आप इस समय क्वेस्ट विंडो को नहीं खोल सकती हैं। तो यांग चिल्लाते हुए बोलती है तो मेरे रिवार्ड के बारे में क्या मैं इसे प्राप्त करने जा रही हूँ? तो सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है सिस्टम अभी अपडेट किया जा रहा है, तो प्लीज इंतजार करें। ये देखकर यांग गुस्सा करते हुए कहती है यह किस तरह की बकवास है, मुझे अभी मेरा रिवार्ड दो, मुझे घर भेजो। तो यांग को सिस्टम सलाह देता है यस क्लास हंटर हर वापसी के साथ स्ट्रांग होता जाता है, वाकई मजेदार है। सिस्टम बताता है यस क्लास हंटर हर वापसी के साथ स्ट्रांग होता जाता है के निर्माता YLLOB ने एक नया नोवेल रिलीज किया है। ये सब बताते हुए सिस्टम लोडिंग हो रहा होता है। सिस्टम बताता है क्या आप YLLOB के जब एक यस क्लास हंटर एक विलनस लेडी में बदल जाती है। ये सब देखकर यांग हंसते हुए बोलती है इसका टाइटल इतना अशुभ ओमनियस कैसे है। उसके बाद डिंग करके मैसेज आता है कि सिस्टम अपडेट पूरा हो गया है, क्वेस्ट को पूरा करने की कंडीशन कंफर्म हो गई है, कांग्रेचुलेशन आपने एपिक क्वेस्ट को परफेक्टली कंप्लीट कर लिया है। ये सब देखकर यांग सोचती है मुझे लगा कि मैं मरने जा रही हूँ
उसके बाद सिस्टम बताता है सिस्टम एरर के कारण आपका रिवार्ड बदल दिया गया है। ये सुनकर यांग हैरान होकर देखती है। उसमें लिखा था एपिक क्वेस्ट क्लियर हो चुकी है, प्रीवियस क्वेस्ट का रिवॉर्ड पोजीशन समाप्त, प्लेयर की ओरिजिनल दुनिया में वापस लौटे, न्यू क्वेस्ट का रिवॉर्ड कब्जा समाप्त, किसी दूसरे नोवेल की विलनस बनने। ये सब देखकर यांग सदमे में चली जाती है और बोलती है इसका क्या मतलब है। तो सिस्टम बताता है किम योंग से हमारी माफी है, सिस्टम एरर के कारण हम आपको वादा किया गया क्वेस्ट रिवॉर्ड नहीं दे पाएंगे, इसके बजाय आपको और भी बेहतर इनाम दिया जाएगा। उसके बाद सिस्टम बताता है आप अब YLLOB के अगले काम, जब यस क्लास हंटर एक विलनस लेडी बन जाती है तो क्या होता है कि नायिका में प्रवेश करने वाले हैं। यह नोवेल भी बहुत मजेदार है और आपको इसमें मजा आएगा। ये सब सुनकर यांग बोलती है इसके इंचार्ज को बुलाओ। फिर से सिस्टम नोटिफिकेशन बताता है कृपया क्या होता है जब एक एस क्लास हंटर एक विलनस लेडी में बदल जाती है का भी आनंद ले। तो यांग गुस्से में कहती है मैंने कहा ऑथर को बुलाओ। उसके बाद सिस्टम लोडिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद यांग सिस्टम पर एक पावरफुल स्लैश मार देती है। उसके बाद फिर से सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और बताता है आप अब क्या होता है जब एक यस क्लास हंटर एक विलनस लेडी में बदल जाती है में प्रवेश करने वाले हैं। उसके बाद हमें किम योंग के बारे में बताया जाता है। यस क्लास हंटर किम योंग फाइनल फ्लोर को कॉन्करर किया जो टावर मास्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कई बार लौटी। वास्तव में फैंटेसी नोवेल के बाहर की दुनिया से यस क्लास हंटर हर वापसी के साथ स्ट्रॉन्गर होती जाती है। वह कोरिया में एक सामान्य जीवन जी रही थी, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रही थी और जब वह लगभग 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पास हो गई तो वह सेलिब्रेट करने के लिए बाहर गई और यांग की उस दिन मृत्यु हो गई। लेकिन फिर उसका रिइंकार्नेशन हुआ। उसने उस नोवेल में प्रवेश किया जिसे वह 4 साल और 7 महीने के दौरान पढ़ रही थी। सबसे पहले उसे एक यस क्लास हंटर और एक ओवरपावर्ड प्लेयर बनने में मजा आया। उसके बाद हम किम योंग का स्टेटस देखते हैं। नाम किम योंग, संबंधिता कोरिया गिल्ड, रेपुटेशन इन्फानाइट, टाइटल द फाइनल यस क्लास हंटर, द ओनली होप फॉर द वर्ल्ड, ओवरपावर्ड हीरो, रिटनी, द ग्रेट टैलेंट, सियोल डंजन ब्रेकर। फिर से हमें किम योंग के बारे में बताया जाता है। नोवेल के अपने नॉलेज और लगातार वापसी के कारण योंग आसानी से ऐसी डंजन को क्लियर कर देती थी जिनको कोई और नहीं कर सकता। फिर हम योंग के एट्रीब्यूट देखते हैं। स्ट्रेंथ, स्टेल्थ, स्टेमिना, इन्फानाइट को हमें नहीं दिखाया जाता। हम योंग के लक को देखते हैं जो -999 होता है। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा के बारे में बताया जाता है और उनकी स्किल के बारे में बताते हैं। पहला क्वीन ऑफ द वेव हीलिंग के स्किल के बारे में देखते हैं। उनकी पहली स्किल होती है ओएसिस ऑफ अवे, उस स्किल का लेवल 999 होता है। दूसरी स्किल लॉ ऑफ द ओशियन, उसका लेवल 999। तीसरी स्किल समनिंग, उसका लेवल 999। फिर हमें रूथलेस ब्लड लीडर के स्किल के बारे में बताया जाता है। पहली स्किल इनवर्नेबल, उसका लेवल 999। दूसरी स्किल पॉइजन रेजिस्टेंट, उसका लेवल 999। तीसरी स्किल सॉर्ड ऑफ द असुरा, उसका लेवल 999। चौथी स्किल ब्लडी ज़ॉम्बी क्रिएशन, उसका लेवल 999। पांचवी स्किल वेव ऑफ द हेवनली डीमन फोर्स, उसका लेवल 999। उसके बाद रूलर ऑफ प्रलोभन के स्किल देखते हैं। उसकी पहली स्किल ब्रेथ ऑफ द एस्ट्रा, उसका लेवल 999। दूसरी स्किल बेल्जेबब स्माइल, उसका लेवल 999। तीसरी स्किल बेलियल विस्पर, उसका लेवल 999। चौथी स्किल जीनोम्स डोर, उसका लेवल 999। पांचवी स्किल एलिगोस प्रॉमिस, उसका लेवल 999। तो चलो कहानी पर आते हैं। राइटर बताता है उसने ओरिजिनल स्टोरी में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले एस्ट्रा का भी अटेंशन पा लिया और उसके साथ समझौता किया। उसके बावजूद आउटस्टैंडिंग स्टेटस के साथ भी योंग बॉस को हरा नहीं सकी। नोवेल का फाइनल बॉस मास्टरमाइंड, जिसे टावर मास्टर के नाम से जाना जाता है, बस इतना ही मजबूत था। उसकी कोई कमजोरी नहीं थी और उसके हमले के पैटर्न इतने वियर्ड थे कि यांग कोई इफेक्टिव टैक्टिक्स नहीं बना सकी। चूंकि नोवेल उसमें प्रवेश करने से पहले खत्म नहीं हुआ था, इसलिए उसे नहीं पता था कि क्वेस्ट को कैसे पूरा किया जाए। फिर भी किम योंग अंत में सफल हुई। उसने 58 रिटने के बाद फाइनल बॉस को डिस्ट्रॉय करने का एक तरीका ढूंढ लिया। इसके बाद योंग को देखते हैं वो अपनी आंखों को खोलती है और सोचती है तो क्या। फिर रूथलेस ब्लड लीडर पूछता है कि ये जगह कहाँ है और क्वीन ऑफ द वेव हीलिंग कंफ्यूज होती है।
और रूलर ऑफ प्रलोभन एक ऐसी वर्ल्ड में होने से खुश होता है जिसे वह फेमिलियर है। यंग सोचती है, मैं जिस वर्ल्ड से आई हूँ वहाँ वापस जाना भूल गई हूँ। मैं एक और स्टोरी में इंटर कर गई हूँ। सिस्टम ने मुझे वह रिवॉर्ड भी नहीं दिया जो मैंने बार बार मरने के बाद कमाया था, और अब उन्होंने मुझे दूसरे नोवेल में डाल दिया है। और गुस्सा करते हुए सोचती है, इसके अलावा मैंने इसे कभी नहीं पढ़ा। इसके बाद गुस्से में क्वेस्ट विंडो को बुलाकर उसमें देखती है। उसमें लिखा होता है, मेन क्वेस्ट के अनुकूल आपका रिबॉर्न रेनी मार्कस के रूप में हुआ है। वह सबसे खराब विलनस है और ड्यूक मार्कस की एकमात्र बेटी, जो रामदिशा एम्पायर की ग्रेटेस्ट फाइटर फैमिली है। फिर सिस्टम कहता है, जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ। कंप्लीट करने की शर्त -500 रेपुटेशन तक पहुँचे। कंप्लीट करने का रिवॉर्ड क्या होता है जब एक यस क्लास हंटर एक विलेनस लेडी में बदल जाती है कि बुक 1। उसके बाद सब क्वेस्ट एस्केप देखते हैं। उसमें लिखा होता है, आप वर्तमान में सेंट लीना कैरियस की हत्या करने और उसके बॉडी को छुपाने के आरोप में फंसने के बाद एक अंडरग्राउंड डंजन में बंद है, मतलब जेल में बंद है। डंजन से भागने के लिए जो भी चीज आवश्यक हो उसका इस्तेमाल करें। कंप्लीट करने की कंडीशन, अंडरग्राउंड डंजन से भागे। मिशन कंप्लीट करने का रिवॉर्ड, आपकी रेपुटेशन +20 हो जाएगी। तो यांग सोचती है, मुझे खुशी है कि मैं कम से कम क्वेस्ट विंडो के जरिए से सामान्य स्थिति का पता लगा सकती हूँ। फिर सोचती है, क्या इसका मतलब यह है कि सिस्टम सेम है और केवल शैली बदल गई है। नोवेल के शीर्षक और क्वेस्ट की लुक से ऐसा लगता है कि मैं एक रोमांस फैंटेसी के अंदर हूँ। और सोचती है, मुझे रोमांस से नफरत है, और कहती है, पिछले नोवेल में भी वह केवल लोगों के चेहरे पर ही ध्यान देती थी। उसके बाद वो अपने स्टेटस विंडो को खोलकर देखती है और सोचती है, मैं शॉर्टमैन फैमिली से हूँ, मेरे पास कोई कॉलिसिस नहीं। तो हमारी मेन कैरेक्टर का नाम चेंज हो चुका है, तो अब से हम उसे रेनी कहेंगे। हम रेनी का स्टेटस देखते हैं। नाम रेनी मार्कियस, फैमिली हाउस मार्कियस, रेपुटेशन -999, टाइटल द शेम ऑफ मार्कियस द अबेंडन लेडी, पावर फुर्ती, लाइफ फोर्स, विजडम हमें उनको दिखाया नहीं जाता। उसका लक होता है -999। उसके बाद हमें एस्ट्रा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हो, मैंने पहले ही इनके बारे में बता दिया है। फिर भी समझ ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। तो चलो स्टोरी पर आते हैं। रीना स्टेटस विंडो को देखते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि मेरी स्किल लेवल शैली से मेल खाने के लिए बदल रही है। ये पहले कभी नहीं हुआ है। और बताती है, सिस्टम हमेशा से ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया था। डिटेल्स इतने जटिल थे कि मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ सिर्फ मेरे लिए अरेंज किया गया था, लेकिन अब सिस्टम अपनी खामियां दिखाने लगा है। उसके बाद कहती है, क्या ये इसलिए है क्योंकि इस रिइंकार्नेशन की योजना नहीं बनाई गई थी। और परेशान होकर सोचती है, ऐसा लगता है कि टावर मास्टर इसके पीछे हो सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि उस आखिरी कर्ज इतना पावरफुल था कि सिस्टम में एरर उत्पन्न हो गया। उसके बाद उठते हुए सोचती है, इस बारे में सोचते हुए यहाँ बंद रहने का कोई फायदा नहीं है, मुझे ये क्वेस्ट पूरी करनी चाहिए। और फिर सोचती है, इस डंजन को छोड़ना इस वर्ल्ड से भागने का पहला कदम है। और सोचती है, सबसे पहले मुझे यह परखना चाहिए कि मेरी स्किल कितनी पावरफुल है। और परेशान होकर उन एस्ट्रा की ओर देखने लगती है। तो हम देखते हैं, रूथलेस ब्लड लीडर सब कुछ स्टार्टिंग से शुरू करने का सुझाव देता है। तो क्वीन ऑफ द वेव हीलिंग रुकती है और रूथलेस ब्लड लीडर कहता है, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो रेनी सोचती है, ओह गॉड, वह एस्ट्रा इतना एक्साइटेड क्यों है। उसके बाद द रूलर ऑफ प्रलोभन चेतावनी देता है कि आपको इस वर्ल्ड में उसका नाम नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद रेनी कहती है, रुको, तुम इस जगह को जानते हो तो मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ। तो रूलर ऑफ प्रलोभन खुश होते हुए कहता है कि यह वो वर्ल्ड है जिसमें वह पैदा हुआ था और यह डीमन रियलम से कनेक्टेड है। इसके बाद रेनी सोचती है, तो ये सिर्फ एक बेसिक रोमांस फैंटेसी वर्ल्ड है। उसके बाद मन में सोचती है, क्या ऑथर में क्रिएटिविटी का एक धब्बा भी है। उसके बाद बोलती
बोलती है नेवर माइंड, आप सभी को अपने स्किल लेवल की जांच करनी चाहिए, क्या कुछ बदला है। और सोचती है वाओ, ये एक रियल प्रिंसेस ड्रेस है। शायद यह इसलिए है क्योंकि मैं एक प्रिजनर हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे पास कोर्सेट नहीं है। उसके बाद रूथलेस ब्लड लीडर का कहना है कि कॉन्टिनेंट्स को विभाजित करने की उनकी पावर माउंटेन्स को विभाजित करने की पावर तक कम हो गई है। तो रूलर ऑफ प्रलोभन कहता है कि यह प्लेस डीमन रेलम से भी बदतर है, लेकिन पिछले वर्ड से बेहतर है। तो क्वीन ऑफ द वेव हीलिंग चिंतित होती है कि उसके स्किल में काफी कमी आई है। उसके बाद रेनी क्वीन ऑफ द वेव हीलिंग से पूछती है यह कितना बुरा है। तो क्वीन ऑफ द वेव हीलिंग कहती है वह इस वर्ल्ड में अपने स्किल रिजर्नेशन वाटर का उपयोग नहीं कर सकती। तो रेनी बोलती है ओह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने अपनी पिछली वर्ल्ड में भी उस स्किल का मुश्किल से इस्तेमाल किया था। तो क्या सब ठीक है? तो रेनी के सभी एस्ट्राज सर हिलाते हैं। उसके बाद रेनी जेल की सलाखों को पकड़कर सोचती है वास्तव में थोड़ा कम पावरफुल होने के अलावा मेरी स्किल बहुत हद तक सेम है। उसके बाद सोचती है मुझे बस इस बात की चिंता करनी होगी कि ये वर्ल्ड कितना खतरनाक है। और ये सोचते ही वो उन सलाखों को ऊपर से और नीचे से उखाड़ लेती है। उसके बाद उन लोहे की सलाखों को मोड़ते हुए सोचती है शायद ओह, आखिरकार मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर हमें बताया जाता है आयरन ब्लड मार्कियस रामदिशा एम्पायर में तलवारबाजों की सबसे बड़ी फैमिली है। ड्यूक के बीच वे एम्पायर के एकमात्र घर है जिन्होंने उन्नत तलवारबाजों के माध्यम से खुद के लिए एक नाम बनाया। हाउस मार्कियस जिसने सैकड़ों सालों से लगातार तलवारबाजों को जन्म दिया है, वर्तमान में एक संकट का सामना कर रहे हैं जो उनके फैमिली को बर्बाद कर सकती है। एम्पायर की एकमात्र सेंट और क्राउन प्रिंस की फियांसे मतलब मंगेतर लेडी लिन कैरिस हाउस मार्कियस स्टेट के बाहरी इलाके में गायब हो गई है। इसके अलावा एक ही व्यक्ति संदिग्ध है, हाउस की शेम मार्कियस द अबेंडेंड लेडी परित्यक्त महिला और एम्पायर की सबसे खराब विलनस रेनी मार्कियस ड्यूक मार्कियस की एकमात्र बेटी। उसके बाद कोई चिल्लाते हुए कहता है हम पर हमला हो रहा है, डंजन कालकोट्री में एक घुसपैठिया है। उसके बाद एक लड़का अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है हर कोई हमले के लिए तैयार हो जाओ। फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है ये है एंटिया मार्कियस सन ऑफ ड्यूक मार्कियस। उसके बाद एंटे कहता है घुसपैठिया काफी पावरफुल लगता है लेकिन उनमें से केवल एक ही लगता है। फिर हमें दूसरे लड़के के बारे में बताया जाता है ये है केरियल मार्कियस ड्यूक मार्कियस का दूसरा बेटा। फिर एंटे कहता है हम 3 की गिनती पर एक साथ हमला करेंगे 1 2 3। तभी उसके बाद रेनी बाहर आते हुए कहती है इस डंजन से भयानक बदबू आ रही है। उसके बाद केरियल एंटे से कहता है कि एंटे क्या ये वही है जो मुझे लगता है। उसके बाद रेनी खुश होती हुए कहती है आप सब यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर स्माइल करते हुए कहती है वेल गुड मॉर्निंग। और वो सब कंफ्यूज होकर कहते हैं रेनी। उसके बाद हम उन तीनों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। एंटे बोलता है हमें सच बताओ तुम उस डंजन से कैसे बाहर निकली। रेनी कहती है मैं आपको बता रही हूँ ये मैं ही थी। उस सलाखों को तोड़ना बहुत आसान था। और अपने मन में सोचती है सीरियसली वो कितनी बार एक ही सवाल पूछे जा रहा है, चलो मुझे क्वेस्ट कंप्लीट करनी है। और रेनी के कपड़े भी बदले होते हैं, नौकरानी ने उसके लिए नई ड्रेस लेकर आई होती है। उसके बाद एंटे उस पर चिल्लाते हुए कहता है कोई भी उस तरह की फोर्स का यूज नहीं कर सकता, बेहतर होगा कि तुम हमें अभी अपने सहयोगी का नाम बताएगी। उसके बाद रेनी अपने कान में उंगली डालकर सोचती है वो बहुत जोर से बोलता है। फिर एंटे बोलता है क्या आपके साथी ने लेडी लिन को मार डाला, क्या तुमने उसे मारने के लिए उसे काम पर रखा था। फिर रेनी सोचती है कुछ ठीक नहीं लग रहा है और सोचती है एमपीसी स्टेटस विंडो क्यों टूट रही है। फिर एंटे बोलता है रेनी क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो। तो रेनी उसका स्टेटस देखती है, उसका नाम एंटे मार्कियस फैमिली हाउस मार्कियस। बाकी सब आप वीडियो को पॉज करके उसका स्टेटस देख सकते हो। उसके बाद केरियल बोलता है वह स्पष्ट रूप से आपके द्वारा कहे जा रहे एक वर्ड को भी नहीं सुन रही है। आप लोग केरियल का भी स्टेटस पॉज करके देख सकते हो। रेनी सोचती है लगता है स्टेटस विंडो टूटने के बाद भी मैं बता सकती हूँ कि मेरे लिए उनका लगाव बहुत कम है। मुझे उम्मीद थी कि मैं सबसे प्यारी छोटी बेटी बनूंगी
जाऊंगी। फिर सिस्टम बताता है सब क्वेस्ट स्केप क्लियर हो गया है। आपकी रेपुटेशन 20 पॉइंट से इंक्रीज की गई है। करंट रेपुटेशन -979। रेनी बताती है ओह मैंने पहले ही क्वेस्ट पूरा कर लिया है। फिर सिस्टम बताता है आपके पास एक नया सब क्वेस्ट है। उसके बाद रेनी बताती है मेरे लिए आगे किसी तरह का सब क्वेस्ट इंतजार कर रहा होगा, मुझे इसकी आदत है। फिर हम सब क्वेस्ट को देखते हैं। सब क्वेस्ट का नाम होता है रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट। आपके दो भाई हैं, आपको एक अच्छा फ्यूचर पाने के लिए उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप को डेवलप करने होंगे। कंप्लीट करने की कंडीशन, एंटे मार्कियस की एफिनिटी देखते हैं जो -80 होती है। एफिनिटी का मतलब लगाव होता है। कैरियल मार्कियस की एफिनिटी -60 होती है। सब क्वेस्ट कंप्लीट करने का रिवॉर्ड, स्टेटस विंडो की पर्टिकल रिकवरी। फिर हम दूसरे सब क्वेस्ट के बारे में देखते हैं। सब क्वेस्ट इनोसेंस, आपको सेंट लीन कैरिस की हत्या के लिए फंसाया जा रहा है। कंप्लीट करने की कंडीशन, आप एक व्यक्ति को समझाएं कि आप इनोसेंट है मतलब निर्दोष है। क्वेस्ट कंप्लीट करने का रिवॉर्ड, आपकी रेपुटेशन +30 हो जाएगी। फिर उसके बाद रेनी निराश होते हुए कहती है मुझे इन कमीनों की मेरे प्रति एफिनिटी और मेरे रेपुटेशन में सुधार करना होगा। उसके बाद एंटे कंफ्यूज होकर पूछता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। उसके बाद रेनी कहती है नेवर माइंड। फिर रेनी स्माइल करते हुए कहती है ओह लेकिन आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, और मन में सोचती है एफिनिटी मत भूलना, मुझे खुद पर कंट्रोल रखना है और उन्हें अपने जैसा बनाना है। ये सुनकर वो दोनों स्तब्ध हो जाते हैं और एंटे कहता है चिंता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा। और कैरियल एंटे से कहता है मैंने तुमसे कहा था कि उसे पानी के नीचे की काल कोठरी में रखना ज्यादा सुरक्षित होगा। तो रेनी सोचती है ठीक है मुझे इन लोगों पर नजर रखनी चाहिए और अपनी रेपुटेशन सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। और बोलती है वैसे भी मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन तुम दोनों को क्यों लगता है कि मैंने सेंट को मार दिया है। ये सुनकर एंटे शॉक हो जाता है और कैरियल एंटे की तरफ देखने लगता है। फिर एंटे गुस्से में टेबल पर अपना मुक्का मारता है और बोलता है जैसे कि तुम्हें पता नहीं, क्यों तुम वही हो जो हर दिन यह कहती फिरती थी कि तुम लेडी लिन को मारने जा रही हो। अब वह हमारे फैमिली के टेरिटरी में लापता हो गई है। पूरी दुनिया मानती है कि तुमने ऐसा किया है। एक भी कन्फेशन इस बात की गारंटी नहीं देगा कि हम अपने फैमिली का सम्मान वापस ला सकते हैं, इसलिए हमें आपको बंद कर दिया, लेकिन आपको बस खुद को बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढना था, है ना। तो कैरियल एंटे से कहता है शांत हो जाओ, अगर उसे जरा सा आविष्कार मिला तो फादर। फिर एंटे चिल्लाते हुए कहता है आप कब तक हमारे फैमिली का नाम खराब करते रहोगे। तो रेनी एंटे की तरफ देखने लगती है क्योंकि एंटे के गुस्से में टेबल पर मुक्का मारने की वजह से रेनी के ऊपर चाय गिर गई होती है। उसके बाद रेनी बोलती है ओह ठीक है मैं समझ गई कि तुम क्या कह रहे हो, और बोलती है लेकिन क्या कोई सबूत है, क्या तुम्हें बॉडी मिली। और कैरियल शॉक होकर रेनी की तरफ देखते हुए सोचता है चाय गर्म थी, वह कैसे ठीक है। उसके बाद एंटे बोलता है तुमने शायद बॉडी को छुपा दिया और सारे सबूत मिटा दिए, इसलिए आप इतने कॉन्फिडेंट है। तो रेनी बोलती है इसका मतलब है कि आपको अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो ये सुनकर एंटे का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। उसके बाद कैरियल बोलता है ठीक है हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन आप ही एकमात्र सस्पेक्ट है, कोई और नहीं है जो मर्डरर हो सकता है। तो एंटे भी कहता है यह सही है। तो कैरियल एंटे से कहता है क्या आप शांत हो गए हैं। तो एंटे शांत होकर कहता है यह इमेजिन करना कठिन है कि कोई भी लेडी लिन को नापसंद भी कर सकता है। फिर एंटे गुस्से में बोलता है तो अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा दयालु व्यक्ति को कौन मार सकता है। उसके बाद एंटे सेंट लीना को याद करता है। उसके बाद माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। फिर एंटे बोलता है अभी बहुत देर नहीं हुई है, अगर आप कबूल करते हैं और हमें बताते हैं कि बॉडी कहाँ है तो महामहिम क्राउन प्रिंस फैमिली को एसोसिएशन के आधार पर दोषी घोषित नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि फादर हमारे हाउस की डिग्निटी की रक्षा के लिए इंपीरियल पैलेस में गए हैं, इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई विवेक है तो प्लीज कन्फेस करो। तो ये सुन
सुनकर रेनी कंफ्यूज होकर सोचती है क्राउन प्रिंस क्यों शामिल है और एम्परर क्यों नहीं। उसके बाद कैरियल रेनी से बोलता है, उस रिएक्शन के साथ क्या है? मैंने कहा कि क्राउन प्रिंस इस मामले को लीड कर रहे हैं, और बोलता है क्या आपके सिर में चोट लगी है? तो रेनी बोलती है रुको, वह इतना क्यों शामिल है आमतौर पर इस तरह की जांच? तो तभी कैरियल बोलता है क्या आप अभी भी यह सोचकर खुद को धोखा दे रही है कि महामहिम आपके लिए गिर जाएंगे? तो रेनी सोचती है ओह, तो यही आधार है। उसके बाद एंटे बोलता है 3 साल हो गए हैं जब से महामहिम ने लेडी लिन से सगाई की है, तो सोचना बंद करो कि तुम्हारा उनके साथ कोई मौका है रेनी। तो कैरियल भी कहता है वह सही है। उसके बाद एंटे कहता है प्लीज हमारे फैमिली को शर्मिंदा करना बंद करो, क्या आप इस अनरिक्वाइटेड लव से ऊब नहीं गई है? फिर रेनी सोचती है तो यह चल रहा है। रेनी क्राउन प्रिंस से बहुत प्यार करती थी कि उसने कई बार उसकी मंगेतर को मारने की कोशिश की, क्या वह वास्तव में इस बार सफल हो सकती थी? और सोचती है क्या प्लान है, यह इतना क्लिंच है कि इसके बारे में सोचना भी उचित नहीं है। उसके बाद अपने मन में सोचती है लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं है। क्वेस्ट विंडो ने कहा कि रेनी को हत्या के लिए फंसाया जा रहा था, नहीं कि उसने वास्तव में उसे मार डाला। और मन में कहती है इस सिस्टम में शायद कोई कंजक्शन या शर्म न हो, लेकिन मुझे पता है कि यह झूठ नहीं बोलता, क्योंकि एक नोवेल रीडर से झूठ नहीं बोलता, हालांकि यह जानबूझकर जानकारी छिपा सकता है। और मन में बोलती है तो वास्तव में उसे किसने मारा? उसके बाद रेनी उन दोनों से कहती है ठीक है, मैं यहाँ जो हो रहा है उसका सार समझ गई, अब मुझे आपकी बात सुनने की जरूरत है। उसके बाद एंटे कहता है क्या तुम कन्फेस करने जा रही हो? फिर रेनी कहती है नहीं, लेकिन वह लेडी लिन है ना, वह अपनी मर्जी से जा सकती थी। उसके बाद रेनी कहती है आपने कहा कि कोई बॉडी नहीं है, इसका मतलब है कि वह चली गई है। तो कैरियल कहता है रेनी अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो जरा सोचो, लेडी लिन के 1 महीने बाद क्राउन प्रिंस से शादी करने की उम्मीद है, उसका भागने और गायब होने का क्या कारण हो सकता है? उसके बाद रेनी उठते हुए कहती है एक शादी हो सकती है, और कहती है तो इससे यह और भी अधिक संभव हो जाता है। और कहती है क्या आपको नहीं लगता कि वह भाग गई होगी क्योंकि वह शादी नहीं करना चाहती? उसके बाद एंटे कहता है क्या आपको लगता है कि कोई सेंध भी आपकी तरह चंचल होगी? लेडी लिन को आप जैसों के बराबर मत समझे। तो कैरियल स्वीट्स खाते हुए उनकी बातें सुनने लगता है। उसके बाद रेनी कहती है आप इतने नैरो माइंड कैसे हो सकते हैं लॉर्ड एंटे, आप इस तरह के छोटे सोच वाले दृष्टिकोण से कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये सुनकर कैरियल के मुंह से स्वीट्स बाहर निकल जाते हैं, और ये सुनकर एंटे को गुस्सा आने लगता है। उसके बाद रेनी कैरियल की तरफ देखते हुए सोचती है लगता है कि कैरियल इसका मजा ले रहा है, क्या मुझे इसे एक निशान ऊपर ले जाना चाहिए? फिर उसके बाद कहती है वैसे भी सेंट को बहुत चिंता करनी पड़ी होगी। तो एंटे कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? तो रेनी कहती है तुमने खुद कहा कि वह बहुत दयालु है। तो ये सुनकर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद रेनी इमोशनल होकर कहती है वह शायद भाग गई क्योंकि उसे क्राउन प्रिंस इतना पसंद नहीं है। और हम रेनी की इमेजिनेशन में देखते हैं लिन क्राउन प्रिंस को छोड़कर जा रही होती है, और लिन जाते हुए कहती है आई एम सॉरी। उसके बाद क्राउन प्रिंस को देखते हैं, वह शराब पीते हुए कहता है वह क्राउन प्रिंस को नहीं छोड़ सकती, और गुस्से में शराब को बोतल को तोड़ते हुए कहता है अगर मैं उसे नहीं पा सकता तो कोई नहीं पा सकता। फिर रेनी कहती है वह शायद इतनी दयालु थी कि व्यक्तिगत रूप से उससे रिश्ता नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए वह भाग गई। उसके बाद कहती है तो कैसा रहेगा, आप पहले उसकी जांच शुरू करते हैं। और ये सुनकर कैरियल जोर जोर से हंसने लगता है और एंटी कैरियल को बुलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कैरियल मार्किस की एफिनिटी 10 पॉइंट से बढ़ जाती है। उसके बाद रेनी एंटे से कहती है मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम्हें इतना सस्पिशियस नहीं होना चाहिए, दूसरे लोग मुझ पर संदेह कर सकते हैं लेकिन तुम मेरे बड़े भाई हो एंटे, क्या तुम मुझ पर एक बार भी भरोसा नहीं कर सकते? तो एंटे कहता है अब आप इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि हम फैमिली है, मैं इस पर जोर नहीं दे रहा हूँ, क्या यह बात किसी भी हालत में नहीं माननी चाहिए? उसके बाद माहौल थोड़ा सीरियस हो जाता है और
और रेनी कहती है क्या फैमिली को एक दूसरे के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये सुनकर एंटे चुप हो जाता है। उसके बाद कहता है अगर तुमने कोई भरोसेमंद काम किया होता तो मैं तुम पर भरोसा करता। हमारे फैमिली ने तुम्हें एक के बाद एक मौके दिए। हमें भरोसा था कि तुम किसी दिन अपने होश में आ जाओगी। और मुंह घुमाते हुए कहता है ये हमें बदले में मिला। उसके बाद रेनी बोलती है ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे पिछले रिकॉर्ड के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। और कहती है तो चलो यह करते हैं, 1 महीना मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 1 महीने का समय दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो बाय बाय।